So hello everyone, let us begin a very important topic of class 11, that is function. It is not only important for the class 11, जहाँ तक भी आप मैथ्स पढ़ने जाएंगे आपको फंक्शन की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा फील होगी. तो चलिए फंक्शन को समझते हैं कि फंक्शन है क्या. ठीक है. सो हियर इज द डेफिनेशन. दिस इज स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल, फंक्शन इज ऑल्सो ए रिलेशन. ओके. एंड विच रिलेशन विल बी कॉल्ड एज अ फंक्शन? अ रिलेशन एफ. अगर कोई रिलेशन एफ है जिसको अब तक हम लोग आर से डिनोट करते हैं, सपोज करिए कोई रिलेशन एफ है फ्रॉम अ सेट ए, किसी एक सेट ए से सेट बी पर, इज सेट टू बी फंक्शन. इसे हम लोग फंक्शन तब बोलेंगे इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी. यहाँ पे बात ध्यान देने वाली हमारे पास दो हैं. कौन कौन सी? कि सबसे पहले एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए. यहाँ पे हमें बहुत केयरफुल होकर रखना है अपनी बात को. एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली इमेज इन सेट बी. सिर्फ एक ही इमेज हो, वन एंड ओनली वन इमेज. यहाँ पे वन होना चाहिए था. वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी ना. तो चलिए इस बात को मैं किसी एग्जांपल के तहत आपको एक्सप्लेन करता हूँ. मैं कुछ रिलेशन ले रहा हूँ. एक रिलेशन आर है जो सेट ए से सेट बी पर है. सेट ए से सेट बी पर है, उसके मैं डिफरेंट रिलेशन ले रहा हूँ. मैं पहले ले रहा हूँ आर वन, एक रिलेशन ले रहा हूँ. और मैं यहाँ सेट सपोज कर ले रहा हूँ कि ए और बी कोई नॉन एम्प्टी सेट है. लेट सेट ए इज 1 2 3 4 whose elements are 1 2 3 4 and another set B whose elements are 5 6 7 8. तो पहला रिलेशन मेरा क्या है? R1 है. उसके लिए क्या कहा गया कि वो रिलेशन है, उसकी जो एलिमेंट्स हैं वो ऑर्डर पेयर ए बी है, सच दैट ए इज फैक्टर ऑफ बी. ठीक, ए इज फैक्टर ऑफ बी. दूसरा मैं एक रिलेशन R2 ले रहा हूं जिसमें ये है कि जिसके ऑर्डर पेयर्स ए बी हैं, और ये कहा गया आपसे कि ए प्लस बी सच दैट ए प्लस बी इज ग्रेटर देन 5. ठीक. एक तीसरा रिलेशन में R3 ले रहा हूं जिसमें आपसे कहा गया कि एक ए बी है ऑर्डर पेयर इसके. ठीक, सच दैट ए प्लस 3 ए प्लस 4 इज इक्वल टू बी. ए प्लस 4 ले रहा हूं मैं यहाँ, ए प्लस 4 इज इक्वल टू बी. ठीक, तो ए प्लस 4 इज इक्वल टू बी. चलिए ये तीन सेट मेरे पास हैं. अब मैं यहाँ पे समझता हूँ कि मेरे पास R1 के ऑर्डर पेयर्स क्या मिलेंगे. तो R1 का जो मेरे पास ऑर्डर पेयर मिलकर के आएगा वो क्या होगा कि A इज अ फैक्टर ऑफ B. तो A से मुझे सेट कौन से एलिमेंट्स मिलेंगे. मैं यहाँ पे इसका वेन डायग्राम बोल रहा हूँ. मैं मैप बना के दिखाता हूँ आपको. ये A है और ये कोई B का मैप है. ये मैंने सेट A लिया और ये मैंने सेट B लिया. A के एलिमेंट्स एज यूजुअल 1 2 3 4 लिखे हुए हैं और 5 6 7 8 ये मेरे B के एलिमेंट्स हैं. ठीक है. अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से रिलेशन का किससे किससे पेयर बन सकता है. ठीक. तो अगर मैं यहाँ पे 1 की बात करूँ तो 1 किसका फैक्टर है? 1 सबका फैक्टर है. तो 1 5 का ही फैक्टर है, 1 6 का ही फैक्टर है, 1 7 का ही फैक्टर है, 1 8 का ही फैक्टर है. ठीक. सिमिलरली अगर मैं यहाँ से 2 की बात करूँ तो 2 मेरा 6 का फैक्टर है, 2 मेरा 8 का फैक्टर है. ठीक. 3 की बात करूँ तो 3 मेरा सिर्फ 6 का फैक्टर है, और 4 की बात करूँ तो 4 मेरा 8 का फैक्टर है. कुछ इस तरीके से मेरा मैप बन करके आया. तो ऑर्डर पेयर मेरे क्या बन करके आए हैं? ऑर्डर पेयर जो मेरा बन करके आया है वो ये बन करके आया है कि ए का मेरे पास एक है 1 5. ठीक. फिर मेरे पास 1 6 1 7 1 8. ठीक. और ऐसे 2 6 2 8. ठीक. और 3 6 और 4 8. ये मेरा आया R1 का. R1 के सारे एलिमेंट्स ही हैं मेरे. R2 में मुझे देखिए क्या मिलने वाला है. R2 का मैं देखता हूँ
तो मुझे जो इसका ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, जब मैं से एलिमेंट्स निकालूंगा तो a प्लस बी इज ग्रेटर देन 5, मेरा a प्लस बी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 5 है। फिर इसके एलिमेंट बनाना चाहूँगा आपको दिखाने के लिए कि अगर ये मेरा a है, ठीक, ये मेरा कहीं a पर मैंने ले लिया a और ये ले लिया मैंने b, ठीक, ये a है और ये b है। a के एलिमेंट्स गिवन है 1 2 3 4 और b के एलिमेंट्स 5 6 7 8, ठीक। अब देखिए जरा, a प्लस बी इज ग्रेटर देन 5, तो अब 1 प्लस 5 भी ग्रेटर देन 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 1 प्लस 6 भी होगा ऐसा ही, 1 प्लस 7 भी होगा ऐसा ही, और 1 प्लस 8 भी। ये सारी वैल्यूज मैं जोड़ूंगा तो 1 प्लस 5 मुझे 6 मिलेगा, 5 से ग्रेटर देन है, 1 प्लस 6 में 7 मिलेगा, ग्रेटर देन 5 है। तो सारी वैल्यूज मुझे यहाँ पे ऐसे ही मिलने वाली है। और सिमिलरली मेरे साथ सारे रिलेशन ऐसे ही बन करके आएंगे कि सबका सम, ये क्या हो जाएगा, सबका सम 2 प्लस 5 2 प्लस 6 2 प्लस 7 2 प्लस 8। ऐसे ही आपको 3 के साथ भी सारे पेयर बन के दिखेंगे, 3 5 3 6 3 7 और 3 8। और ऐसे ही आपको 4 के साथ भी सारे ऑर्डर पेयर दिख जाएंगे, 4 5 4 6 4 7 और 4 8। तो आपको यहाँ ये दिख रहा होगा कि ये जो मेरे ऑर्डर पेयर बनकर के आए हैं, इसमें मेरे पास वो सारे एलिमेंट्स होंगे जो a क्रॉस b से बिलोंग कर रहे हैं। जो किससे बिलोंग कर रहे हैं, a क्रॉस b से। जो भी a क्रॉस b से बिलोंग कर रहे हैं वो सारे एलिमेंट्स इसके अंदर हैं, ठीक। क्या होंगे, 1 5 1 6, तो ऐसे ऐसे करके मेरे पास सारे एलिमेंट्स इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अब मैं देखना चाहूँगा अगला कि मेरे पास यहाँ ऑर्डर पेयर क्या मिलकर के आएंगे, a प्लस 4 इज इक्वल टू b। तो इसका भी मैं ऑर्डर पेयर अगर देखना चाहूँ तो मेरे पास क्या मिलकर के आएगा, देखिए जरा, ये मैंने a लिया है और ये मैं b ले रहा हूँ, ठीक। तो ये मेरा a और ये है b। 1 के लिए, a के लिए मेरे पास 4 एलिमेंट्स थे, 1 2 3 4, और यहाँ मेरे पास थे 5 6 7 8, ये 6, ठीक है, ये 6। अब जरा देखिए, मुझे 1 प्लस 4 इज ग्रेटर, 1 प्लस 4 a प्लस 4 में अगर ऐड करूंगा तो मुझे 5 मिलेगा, ठीक है, इसका रिलेशन बन सकता है। 2 में 4 ऐड करूंगा तो 6 बनेगा, 3 में 4 7 बनेगा, और 4 में 4 8 बनेगा। चलिए अब मैं हम लोगों ने जो ये पिक्चर निकाली हुई हैं इनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। इनकी बात करने पे क्या होता है कि अब देखिए क्या कहा गया था, अ रिलेशन f फ्रॉम सेट a टू सेट b। अगर मैं इस रिलेशन को नाम दे देता हूँ f का कोई भी नाम, क्योंकि मैंने r लिखा हुआ है, अगर मैं मान लेता ही f था, ठीक है, तो क्या होता है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट a, सेट a के सारे एलिमेंट्स। तो सबसे बड़ी बात है सेट a के सारे एलिमेंट यहाँ भी इंगेज हैं ना, सेट a के सारे एलिमेंट कहाँ इंगेज है, यहाँ भी इंगेज है मेरे। फिर सेट a के सारे एलिमेंट्स मुझे यहाँ भी इंगेज दिख रहे हैं और यहाँ भी इंगेज दिख रहे हैं। तो ये बात तो मेरी पक्की हो गई कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट B। सेट B में उनकी एक ही इमेज होनी चाहिए। आपको पता होगा, मैंने रिलेशन के टाइम पे ये बात बताई थी कि इसे हम लोग बोलते हैं इमेज और इसे हम लोग बोलते हैं प्री इमेज। प्री इमेज, ठीक। तो इस प्री इमेज की एक ही इमेज होनी चाहिए। तो 1 के पास तो मेरे पास 5 6 7 8 बहुत सारी इमेज है, तो ये इस डिफिनेशन को ये फुलफिल नहीं करता। इसका मतलब ये वाला रिलेशन मेरा फंक्शन नहीं हो सकता। सेम कंडीशन आपको यहाँ भी दिख रही होगी कि ये भी मेरा रिलेशन नहीं हो सकता। लेकिन आप यहाँ देखिए, यहाँ के सारे एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। तो ये मेरा एक फंक्शन का एग्जाम्पल है। तो हम फंक्शन में दो बातें कंसीडर करेंगे। सबसे पहली बात कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ये इंगेज होने चाहिए, ठीक है। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड बी इंगेज विथ सम एलिमेंट्स ऑफ बी और हैज वन एंड ओनली वन इमेज। इसकी हर एक की सिर्फ एक ही इमेज हो, वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। ऐसा ना हो कि वन के पास दो दो इमेज हो, जैसे यहाँ मिल गया मुझे। तो ये दूसरी बात मेरे पास क्या होगी, वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हमें अपने दिमाग में रखनी है जब भी हम किसी रिलेशन को फंक्शन साबित करना चाहेंगे। वी विल चेक वेदर अ रिलेशन विल बी इज फंक्शन और नॉट। जब भी हम ये चेक करने जाएंगे कोई रिलेशन फंक्शन है या नहीं है, तो हमें सबसे पहले यही बात ध्यान देनी होगी
कि उसका हर एक एलिमेंट इंगेज है या नहीं है, और दूसरी चीज़ कि उसकी एक ही इमेज है। और इन दोनों बातों के अलावा हम लोग कुछ भी ध्यान नहीं देंगे। अब जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, एक और मैप लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि ये अगर मेरा सेट ए का मैप है और सेट बी का, कोई भी सेट हो, ठीक है। चलिए मैं एक एग्जांपल के लिए आपको समझा रहा हूँ कि ये मेरा ए है और एक बी है। यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 4 कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे मुझे ए बी सी और डी और ई ऐसे इमेज मिल गए, ठीक। अब मैप का जो डेटा फ्लो दिख रहा है यहाँ पे, जो मतलब मुझे दिख रहा है कि किस तरह किसका रिलेशन बन रहा है, वो कुछ ऐसे इस्टेब्लिश किया गया। चलिए अब इसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये मेरा फंक्शन है कि नहीं है। तो हमारे फंक्शन की डेफिनेशन में थी कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट है। तो इस डेफिनेशन पे तो पहला क्राइटेरिया मेरा था, जो फर्स्ट क्राइटेरिया था, उस पर तो मेरी डेफिनेशन फुलफिल करती है। ओनली वन, इसकी क्या एक ही इमेज है? 1 की एक है, यस है। 2 की भी एक है, यस है। 3 की भी एक है, हाँ है। और 4 की भी एक है, हाँ है। 4 किसी के साथ कनेक्टेड है, 3 भी उसी के साथ कनेक्टेड है। लेकिन ये बात नहीं कही गई थी कि सेट बी के दो प्री इमेज नहीं होनी चाहिए, ये कहा गया था कि इसकी एक ही इमेज होनी चाहिए। तो ये भी मेरा फंक्शन होता है। तो एक बात आपको फंक्शन में ध्यान देनी है कि कोई भी, है ना, नो ऑर्डर पेयर कैन हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। ये बात हमें ध्यान देनी है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि नो ऑर्डर पेयर कैन हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। कोई भी ऑर्डर पेयर को पहला एलिमेंट सेम नहीं हो सकता, दूसरा एलिमेंट सेम हो जाए तो कोई बात नहीं है। तो पहली बात ये है, ठीक है। और एवरी एलिमेंट तो आपको मैंने बता ही दिया है। तो आप देखोगे तो हमें कभी भी किसी अगर वेन डायग्राम में हमें ये मैप में ये देखनी है कि वो फंक्शन है कि नहीं है। तो अगर मेरे पास किसी भी एलिमेंट के लिए कुछ ऐसा कहीं पर बन करके आ रहा है किसी एलिमेंट के लिए, ठीक, तो ये वाला फंक्शन होगा, ठीक। लेकिन अगर कुछ मेरे पास ये वाला सिंबल दिख करके आ रहा है किसी भी फंक्शन में, किसी भी रिलेशन में, ये वाला, ठीक ठीक, तो ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। मतलब दो तीर से एक निशाने हो सकते हैं, लेकिन एक तीर से दो निशाने कभी भी पॉसिबल नहीं है फंक्शन के अंदर, ठीक है। दो तीर से आप दो आदमी का टारगेट एक ही आदमी हो सकता है, ठीक। हर आदमी को एक एक आदमी को मारना है, तो हो सकता है कोई दो आदमी आकर के एक ही आदमी पर मारने को जुट गया, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एक आदमी जाकर किसी दो आदमी को मार दे। तो फंक्शन में बस इतनी सी बातें आपको ध्यान रखनी है कि ये फंक्शन है और ये वाला फिगर फंक्शन नहीं है, ठीक। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन की। व्हाट इज द रियल वैल्यूड फंक्शन? रियल वैल्यूड फंक्शन के अंदर हमें एक बात देखनी होगी कि अगर मेरे पास, मैं मैप के थ्रू आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, ये दो हैं, ठीक, ये दो हैं, ए और बी कोई नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक। यहाँ पे मेरे पास कुछ इसके एलिमेंट्स हैं, 1 मैंने ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया। फिर इसके अंदर मैं ले रहा हूँ ए बी सी डी ई, कुछ ऐसे एलिमेंट्स ले रहा हूँ, ए बी सी डी ई, ठीक। अब आपको ये दिखाना है मुझे कि रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होती है। कि अगर मान लो कुछ इस तरह से फंक्शन मेरा शो हो रहा है, कुछ ऐसा फंक्शन मुझे बनाया गया, ठीक। अच्छा, इस एक बात और ध्यान देने वाली, इसके भी कोई एलिमेंट फ्री ना हो, इसका कोई एलिमेंट फ्री भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भी ये फंक्शन ही होगा, ठीक है। अब रियल वैल्यूड फंक्शन में क्या होता है कि आपने ये फंक्शन भी, क्योंकि अपने आप में रिलेशन है, और आपने ये पढ़ा है कि ये मेरा पूरा पार्ट, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये मेरा डोमेन को रिप्रेजेंट करता है। ये वाला किसको रिप्रेजेंट करता है? डोमेन को, ठीक। इसके जो एलिमेंट्स जो इससे किसी ना किसी तरह से रिलेटेड हैं, जैसे मेरे पास रिलेटेड कौन कौन से हैं। अगर मैं रेंज की बात करूं तो मेरा रेंज का पार्ट होगा जो रिलेटेड होंगे। जैसे मुझे यहाँ पे रेंज का क्या आ रहा है, ए बी सी डी, ठीक, ये मेरे रेंज के पार्ट होंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि रेंज, और आगे चल करके हम लोग कोडोमेन डोमेन के ऊपर और भी बातें करेंगे, ठीक है। तो अभी क्योंकि मुझे आपको रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़ाना था, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अगर मेरा सेट बी मतलब रेंज, अगर मेरा जो रेंज है
ये बिलोंग करता है किसी रियल नंबर से, ये रियल नंबर का पार्ट है, तो हम लोग बोलेंगे दिस फंक्शन इज, इट इम्प्लाइज दैट फंक्शन इज रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन। ये मेरा फंक्शन कैसा होगा, रियल वैल्यूड फंक्शन होगा, ठीक है। और इफ सेट ए, सेट ए मीन्स जिसको हम लोग डोमेन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डोमेन भी बोलते हैं। इफ सेट ए इज ऑल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर देन इट इज रियल फंक्शन, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रियल फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। अगर सेट ए भी मेरा, मतलब ये रेंज का मेरा पूरा पूरा अगर रियल नंबर से बिलोंग करता है, तब तो इसे रियल वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन, इसे हम लोग रियल वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं, ठीक। और लेकिन अगर ये डोमेन भी मेरा इससे बिलोंग करता है, इफ डोमेन बिलोंग्स टू आर, मतलब इससे रियल नंबर से बिलोंग करता है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रियल फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको पता हो गई कि रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है और रियल फंक्शन क्या होता है। अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं आगे पूरे टाइम फंक्शन जब तक कंटिन्यू करेंगे, तो जिस बारे में हम लोग बात करेंगे वो सारा हमारा रियल वैल्यूड फंक्शन पे ही डिपेंडेंट होगा, ठीक है। हम लोग रियल फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन की ही बात करेंगे। चलिए आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि रियल वैल्यूड फंक्शन और रियल फंक्शन क्या होते हैं, ठीक। आगे हम लोग डोमेन, कोडोमेन और रेंज में बात करते हैं। डोमेन, कोडोमेन के बारे में, डोमेन और रेंज के बारे में तो भी हम लोगों ने बात कर ही ली, लेकिन फिर से एक बार मैं इसको दिखाना चाहूंगा आपको कि अगर मेरे पास कोई सेट ए का मैप है जिसके कुछ एलिमेंट्स आपको दिए गए 1 2 3 4, ऐसी सेट बी आपको मिला एक नॉन एम्प्टी सेट जिसके कुछ एलिमेंट्स आपको क्या दिए गए, ए बी सी डी ई, और जो फ्लो दिखाया गया, मतलब जो रिलेशन दिखाया गया वो कुछ ऐसा दिखाया गया, 1 से ए का, 2 से बी का, 3 से सी का, है ना, 3 से सी का, 4 से डी का। तो अभी अभी आपने सीखा कि डोमेन हमारा क्या होता है, कि डोमेन हमारा जो होता है वो पूरा पूरा सेट ए होता है फंक्शन में। किसी भी फंक्शन एफ का डोमेन जो होगा वो मेरा सेट ए होगा। तो यहाँ के लिए डोमेन क्या होगा मेरा, इसमें 1 2 3 4, क्योंकि सारे एलिमेंट्स मेरे इंगेज होते हैं तो पूरा पूरा सेट ए हमारा डोमेन का पार्ट हो जाता है। रेंज का पार्ट क्या होता है, रेंज का पार्ट वो होता है कि जो एलिमेंट सेट बी के हमारे किसी ना किसी एलिमेंट से रिलेटेड हैं, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे। अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक फंक्शन की बात कर रहे हैं जो किस पे डिफाइन है, ए से बी पर बाय कर रहा है, ए से बी पे डिफाइन है, ठीक। तो अब देखते हैं हम लोग कि रेंज में क्या क्या आएगा। रेंज में मेरे पास आएगा ए बी सी डी, ये 4 एलिमेंट्स हैं जो मेरे किसी ना किसी सेट ए के एलिमेंट से रिलेटेड हैं। अब तीसरी चीज और आती है, ये हम लोगों ने तो पिछली स्लाइड में भी देख लिया था। अब हम लोग बात करते हैं कोडोमेन की। तो कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन जो होगा वो मेरा हमेशा पूरा पूरा सेट बी होगा। सेट बी मेरा क्या होगा, पूरा पूरा कोडोमेन होगा, ठीक, ए बी सी डी ई। तो इस बात से मैं एक बात तो जरूर समझ में आती है कि जो मेरा कोडोमेन होगा, कोडोमेन वो हमेशा सबसेट होगा किसका, रेंज का, ठीक। कोडोमेन हमेशा किसका सबसेट होगा, रेंज का सबसेट होगा। ये बात आपको हमेशा दिमाग में रखनी है कि रेंज हमारा हमेशा सेट बी से उठा गया। इक्वल सबसेट भी हो सकता है, सबसेट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कोडोमेन, डोमेन और रेंज ऑफ फंक्शन हम लोग ये समझते हैं। आगे का खेल हमें क्या करना है कि हमें रेंज निकालना और डोमेन निकालना सीखना है रियल वैल्यूड फंक्शन की, ठीक है। तो अब छोटी सी बात और भी इसी समय कर लेता हूं मैं कि कोडोमेन, डोमेन, रेंज में कि अगर मेरे पास फंक्शन होता क्या है, फंक्शन जो होता है वो अपने आप में कोई एक मशीन टाइप की चीज़ है, ठीक है। ये मेरे पास कोई मशीन है, फंक्शन पड़ी हुई, जिसमें हम क्या करते हैं, एक्स डालते हैं और यहाँ मुझे वाई मिलता है। एक्स मतलब डोमेन डालते हैं और मुझे रेंज मिलता है। और ये फंक्शन की डेफिनेशन कुछ भी हो सकती है, ये इसका करस्पॉन्डिंग होता है, ये इसका एड्रेस होता है, मतलब ये बताएगा आपको कि फंक्शन किस हिसाब से वैल्यू को प्रोसेस करेगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे अगर स्क्वायर फंक्शन डाल दिया तो 2 डालूंगा तो मुझे 4 मिलेगा, क्यूब डाल दिया तो 2 डालूंगा तो मुझे 8 मिलेगा। लेकिन ये जरूर है कि यहाँ पे जब मैं कुछ डाल रहा हूँ तो कोई ना कोई एलिमेंट मुझे मिलेगा, ठीक। यहाँ पे जब मैं कुछ डालूंगा तो कोई ना कोई एलिमेंट मुझे जरूर मिलेगा। जब मैं कोई इनपुट डालूंगा तो मुझे आउटपुट जरूर मिलने वाला है। इसी का मतलब होता है कि अगर मैं इनपुट किस में डाल रहा हूँ, इनपुट सेट ए में डाल रहा हूँ और आउटपुट किस में ले रहा हूँ, आउटपुट सेट बी में ले रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर मेरे पास मैंने 2 इनपुट डाले हैं, 3 इनपुट डाले हैं, तो डेफिनेटली कोई ना कोई
आउटपुट निकलेगा, हर किसी के लिए कोई ना कोई आउटपुट निकलेगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता, इसलिए कहा गया एवरी एलिमेंट ऑफ सेट है। दूसरी बात कि मैं दो इनपुट डालूं और सेम आउटपुट निकले, ऐसा कभी नहीं होगा कि मतलब मैं यहाँ से भी डालूं एक ही इनपुट और इनपुट ये भी डालूं और दोनों के लिए सेम आउटपुट आ जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, ये भी इनपुट डालूं और ये भी इसी इनपुट के लिए दो दो आउटपुट मिल जाता, एक चीज मैं डालूं, यहाँ पे मैं एक चीज डालूं और मुझे दो दो चीज मिलने लगे, तो ऐसा नहीं होगा। हर किसी के लिए आपके पास एक ही एलिमेंट होंगे, या मे भी ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक मेरे पास हो और मैं दोनों के लिए सेम आउटपुट मुझे मिल जा रहा है ना, ये चीज मैंने बताई है। तो फंक्शन को हम एज अ एक मशीन ट्रीट करेंगे कि जो हमें कैसे बिहेव करती है कि हम कुछ भी इसमें इनपुट डालते हैं तो आउटपुट मिलती है। इनपुट डालने वाली चीज जो होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे ही हम लोग डोमेन बोलते हैं, ये भी आप लोग समझ गए। आउटपुट वाली जो चीज हमें मिलती है वो मिलती है रेंज है ना, रेंज मिलती है। और रेंज होती क्या है, कोई जरूरी नहीं है हमारे पास ढेर सारे आउटपुट रखे हैं तो सारे इसी इनपुट से आ, हो सकता है किसी और इनपुट से आ गए हों, तो रेंज उसी को डोमेन का पार्ट होती है। तो ये सारी चीजें हम लोग सीख गए हैं और अब हम लोग चलते हैं आगे, मैं आपको सिखाता हूँ कि रेंज और डोमेन को निकालते कैसे। तो सबसे पहले हम लोग डोमेन के बारे में सीखेंगे। तो डोमेन के बारे में चलिए कुछ डिस्कशन करते हैं हम लोग यहाँ पे कि अगर आप लोगों ने नंबर लाइन सीखा हुआ है, अगर मुझसे कह दिया गया कि x इज ग्रेटर देन 4, ठीक, और इसे मुझे नंबर लाइन पे शो करना था, इसे मुझे नंबर लाइन पे शो करना था, तो मैं क्या करता, मैं करता कि यहाँ पे दिखता मुझे कहीं 4 है, तो 4 से नीचे की वैल्यू तो इधर आती, 4 से ऊपर की वैल्यू इधर आती, इसका मतलब मैं इधर वाले की बात कर रहा था। ठीक है, फिर आपसे बोला जाता है x इज लेस देन 4, x इज लेस देन 4 की बात की जाती तो मैं इस वाले की बात कर रहा होता। ठीक, हम लोग क्या सीख रहे हैं, इनइक्वालिटी सीख रहे हैं, इनइक्वालिटी से कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, कि इनइक्वालिटीज पे ही सारे क्वेश्चन आते हैं। इक्वालिटीज तो आप लोग बहुत क्लास 10 से ही करते आए हो कि अगर आपको x इज इक्वल टू 4 दिखाना है तो आप दिखा लोगे। ठीक है, या दो किसी इक्वल किसी इक्वेशन को सॉल्व करना है तो आप इक्वेशन सॉल्व करना सीखते आओ। हम इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग देखते हैं कि अगर आपसे कहा गया कि x प्लस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इस बात को आप लोग क्या समझोगे, इस बात को हम लोग इस तरह समझ सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4, 4 को हम लोग उधर ट्रांसफर कर सकते हैं। अच्छा, इनइक्वालिटी के सिंबल चेंज होते हैं, लेकिन इनइक्वालिटी अभी आपने पढ़ी नहीं है, इनइक्वालिटी आगे का चैप्टर है कि इनइक्वालिटी किस तरह से बिहेव करती है। तो जब हम लोग जब आगे पहुंचेंगे तो हम लोग इस बारे में बात करेंगे कि इनइक्वालिटी किस तरह बिहेव करती है, अभी हम लोग इस बारे में बात नहीं करेंगे। ठीक, तो इसको शो करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे कि हमारे पास इस तरह सॉल्व करने के लिए मेरे पास अगर एक -4 है यहाँ पे कहीं, तो x प्लस एक्स मेरा जो है -4 से ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन वैल्यू इधर आएगी, और मुझे इसे यूज करना था, इक्वल टू का साइन लगा था, तो मैं इसे ले लूंगा क्लोज इंटरवल में। ठीक है, तो कुछ इस तरह की चीजें मुझे मिलकर के आएंगी। फिर चलिए, अब मुझे कोई फंक्शन मिल गया इस तरह से कुछ x-4 एंड x-2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, इनइक्वालिटीज के लिए, कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कहाँ कहाँ की वैल्यूज की बात हो रही है। ठीक, तो सपोज करिए मेरा -2 है यहाँ पे कहीं, यहाँ मेरा -2 है, सॉरी यहाँ पे मुझे क्या करना है कि मैंने दो दिख रहा है मुझे पास दो फैक्टर्स हैं, तो मुझे दोनों फैक्टर को 0 को सेपरेटली इक्वल करके वैल्यूज निकाल लेनी है। तो मुझे मिल रहा है कि x-2 और x-4, तो एक पॉइंट मुझे मिल रहा है जब मैं x-2 को 0 की इक्वल करूँगा तो 2 मिलेगा, दूसरा पॉइंट मुझे 4 मिलेगा। ठीक, अब मुझे पता करना है कि मेरा ये जो x की वैल्यू है, मेरा ये डोमेन है, ये कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकता है ना, डोमेन कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकता है। तो हम लोग करेंगे क्या कि सबसे पहले इस फंक्शन का बिहेवियर देखेंगे कि कहाँ से पॉजिटिव हो रहा है या निगेटिव हो रहा है, क्या हो रहा है मेरे पास सेपरेट सेपरेट वैल्यूज के लिए। तो मेरे पास एक तो बात पता है कि मैं 2 और 4 पर एग्जैक्टली मेरा जो फंक्शन है वो 0 हो जा रहा है, क्योंकि मैंने इसको 0 के इक्वल रखा है, तो मुझे 0 जी मिलेंगे, तो 0 हो जा रहा है। और इन दोनों को मुझे इंक्लूड करना भी है, क्यों इंक्लूड करना है, क्योंकि कहा गया इक्वल टू में, तो 0 के इक्वल हो सकता है, तो मैं ये 2 और 4 वाले पॉइंट को इंक्लूड कर लूंगा। अब मैं देखूंगा 4 के आगे फंक्शन मेरा कैसा था, 4 के आगे मेरा फंक्शन कैसा था। तो 4 के आगे मेरा फंक्शन, मैं कोई नंबर 5 ले ले रहा हूँ, तो 5 के आगे मेरा 5 - 4 यहाँ मुझे मिलेगा 1, और 5 - 2 मुझे मिलेगा 3, तो 3 1 ज़ार 3, तो समथिंग 5 पर मेरा अगर पॉइंट 3 यहाँ पे है तो मुझे यहाँ मिलेगा। ठीक, अब 2 से 4 के बीच में मैं एक नंबर मान लो कोई 3 ले लेता हूँ, तो
3 पे मुझे कैसा मिलता, तो 4 माइनस 3 3 माइनस 4 मुझे मिल जाता -1, और 3 माइनस 2 पर मुझे मिलता 3 माइनस 2 पर मुझे मिलता 1, यहाँ पर मुझे मिलता -1 और यहाँ पर मुझे मिलता 1, तो मुझे वैल्यूज मिलती -1 की। तो ये समथिंग -1 अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो ये मुझे यहाँ मिलता। ठीक ठीक है। अब 2 से भी एक छोटी वैल्यू मुझे एग्जैक्टली 0 तो सबसे बढ़िया बेहतर है, तो 0 रख के देख लेता हूँ, तो -4 और -2 तो मुझे मिलता 8, तो वो समथिंग यहाँ होता, तो मेरे 8 कहीं इस तरह ऊपर होता। तो मेरा जो फंक्शन बिहेव कर रहा है वो कुछ ऐसा बिहेव कर रहा है, ऐसा। ठीक, तो ऐसा अगर बिहेव कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि हमें क्या लेना था कि जो ये मेरा फंक्शन था, ये पूरा मेरा फंक्शन था अपने आप में, ये क्या था, ये f(x), मतलब ये मेरी चीज़ y थी। कि हम क्या लिखते हैं फंक्शन को, हम लोग फंक्शन को ऐसे ही लिखते हैं y इज इक्वल टू f(x), और f(x) की वैल्यू दी गई है, ये पूरा फंक्शन दिया गया। तो मेरा y मुझे पॉजिटिव रखना था, तो पॉजिटिव मुझे कहाँ मिल रहा है, मुझे पॉजिटिव, ये तो पार्ट पूरा निगेटिव है, इसको कंसिडर नहीं करना है। पॉजिटिव मुझे इसके बाद मिल रहा है, ये वाला पार्ट मिल रहा है, और पॉजिटिव मुझे इसके बाद मिल रहा है, ये सारी पार्ट मिल रहा है। तो अगर अब मुझे इसके बाद करना हो कि मेरा x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर सकता है, तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा -∞ से लेकर के 2 तक, -∞ से लेकर के 2 तक, और यूनियन में 4 से लेकर के इनफाइनाइट तक, ये मेरा x की बिलोंगिंग हो गई। इस तरह से हम लोग रियल वैल्यूड फंक्शन की डोमेन निकाल सकते हैं, मतलब इनइक्वालिटीज को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब बार बार हम लोग ये काम तो करेंगे नहीं, बार बार अगर हम लोग ये काम करेंगे तो बहुत बार फंस जाएंगे, इतना लंबा प्रोसेस हम लोग को करना नहीं है। हम लोग को थोड़ी और फ्लुएंसी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि यहाँ पे मेरे पास कोई नंबर हो सकता है, मैं उसको ट्रांसफर करूँगा, या कुछ भी ऐसे केसेस आ जाएँ, तो उसके लिए हम लोग सीखेंगे एक नया मेथड जिसे हम लोग बोलते हैं वेवी कर्व मेथड। और ये वेव बन के जो आ रही थी ना, इसीलिए मुझे इसका नाम रखा गया वेवी कर्व मेथड। चलिए हम लोग दो एग्जाम्पल लेंगे इसके लिए। पहला एग्जाम्पल मैं लेता हूँ कि अगर मेरे पास कोई इक्वेशन इस तरह का है, x-2 x-1 अपॉन x+1। ठीक, दूसरा एक और एग्जांपल ले रहा हूं, मेरे पास है x-3 x-2 होल स्क्वायर अपॉन x-1। ठीक, इस तरीके से हम डोमेन को फाइंड कर सकते हैं यूजिंग वेवी कर्व मेथड। एंड व्हाट इज द वेवी कर्व मेथड? में वेवी कर्व नाम क्यों रखा है? तो आपने अभी जो पिछले एग्जांपल में देखा कि मेरा जो कैसे वेव बन करके आ रही थी, ये वेव बन के जो आ रही थी, तो इसका जो ये प्लस माइनस में जो चेंजेस आ रहे थे वो किस वजह से आ रहे थे। तो मेरा जो इस बार मेरे पास जो एक्स का नेचर देखना है वो किसके लिए देखना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यहाँ पे, और मैं एक फंक्शन लेस देन वाला भी ले रहा हूँ, लेस देन इक्वल टू 0। ठीक, लेस देन इक्वल टू 0। तो इस तरह के क्वेश्चन को हमें समझना है कि वेवी कर्व से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसको कि अगर मेरे पास इस तरह की क्वेश्चन है, तो सबसे पहला जो मेरा स्टेप होगा कि सबसे पहले स्टेप में मुझे क्या करना है कि एक नंबर लाइन को ड्रॉ करना है, और उस नंबर लाइन को ड्रॉ करते मुझे सारे क्रिटिकल पॉइंट्स प्लॉट कर देने हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स मुझे कहां से मिलेंगे? फॉर पुटिंग ईच ब्रैकेट इंडिविजुअली इक्वल टू 0, सारे ब्रैकेट को इंडिविजुअली 0 के इक्वल पुट करने पर। तो मैं अगर x-2 को 0 के इक्वल पुट करता हूं तो मुझे 2 मिलता है, x-1 को 0 के इक्वल पुट करता हूं तो मुझे 1 मिलेगा, है ना, क्योंकि इधर इक्वल टू मींस 0 है। अगर 0 नहीं होता तो मैं पहले कोई वैल्यू होती मैं उसको ट्रांसफर करता, अभी मुझे 0 मिला हुआ है, तो मुझे x-1 से मुझे मिल रहा है 1, x-2 से मुझे मिल रहा है 2, और x+1 से मुझे मिल रहा है -1। दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप कि हमें सबसे पहले क्या करना है, सारे क्रिटिकल पॉइंट्स प्लॉट करने। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, गो टू द डिनोमिनेटर एंड चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू फॉर विच द फंक्शन इज बीइंग नॉट डिफाइंड। कि सबसे पहले डिनोमिनेटर पे जाओ सेकंड स्टेप में, और देखो क्या वहां पे कोई वैल्यू इसके लिए फंक्शन नॉट डिफाइंड हो रहा है। हाँ, तो डिनोमिनेटर में ऐसा है कि अगर मैं x इक्वल टू -1 रखता हूँ तो ये -1 + 1 मिलकर 0 हो जाएगा। इसका मतलब मैं -1 यहाँ पे कंसीडर नहीं कर सकता, फंक्शन मेरा लेने से इनकार कर देगा, रियल फंक्शन नहीं बनेगा। तो मैं -1 को क्या करूंगा, नेग्लेक्ट करूंगा, और नेग्लेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ओपन इंटरवल यूज करते हैं कि -1 एग्जैक्ट नहीं हो सकता, बाकी यहाँ पे कोई नंबर रख लो आप, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने -1 को छोड़ दिया। अगली बात हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में, पुट पॉजिटिव साइन एट द राइट मोस्ट साइड, है ना। सबसे राइट साइड में क्या करना है, पॉजिटिव साइन को लगाना है, आपको पॉजिटिव साइन को लगाना है। फिर आपको देखना है उसके बाद अगले स्टेप में कि आपकी अगली इसके पहले की वैल्यू क्या है, 2 है, और वो 2 किस ब्रैकेट से आई है। 2 मुझे मिल रही है इस ब्रैकेट से, ठीक, 2 मुझे किस ब्रैकेट से मिली, इस ब्रैकेट से, और इस ब्रैकेट की पावर पे जाइए आप। तो अगर मेरे पास
पावर इवन है ना, तो साइन में क्या होगा, नो चेंज होगा, नो चेंज नो चेंज इन साइन। और ऑड में मैं लिख दे रहा हूं यहीं पे एक ऑड में चेंज। ठीक, चेंज साइन कहां पे, इस इंटरवल में। तो मैंने देखा मुझे यहाँ प्लस मैंने ऑलरेडी अपने आप से राइट साइड हमेशा पुट करना है हमें। फिर मैं देखूंगा कि मुझे यहाँ पे 2 दिख रहा है, 2 मुझे इस ब्रैकेट से मिला है, उसकी पावर एक 1 है, 1 जो एक ऑड नंबर है, तो साइन में मुझे चेंज करना है इस अगले इंटरवल में, और साइन यहाँ मैंने प्लस लिया है तो अगले इंटरवल में मुझे माइनस मिलेगा। ठीक, अब मैं अगली वैल्यू की तरफ बढ़ूंगा, वो 1 है, वो मुझे इस ब्रैकेट से आई है, उसकी भी पावर क्या है, ऑड है। तो जब ऑड आएगा तो क्या होगा, अगले इंटरवल के लिए साइन मेरा चेंज होगा। मैंने पिछले माइनस लिया था, अब इस वाले में प्लस लूंगा। ठीक, फिर मैं देखूंगा कि अगली वैल्यू -1 मुझे कहां से मिली है, वो इस ब्रैकेट से मिली है, उसकी पावर भी कैसी है, ऑड ही। तो उसके बाद में फिर क्या करूंगा, फिर अगले इंटरवल के फिर साइन को चेंज करूंगा। अब मेरे पास कोई वैल्यूज नहीं है। ठीक, अब अगले स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि हमें ये देखना है कि यहाँ पे सिंबल क्या लगा हुआ है। सिंबल ग्रेटर देन इक्वल टू का लगा हुआ है, मतलब ये फंक्शन मेरा या तो पॉजिटिव है, ग्रेटर मतलब पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, या तो 0 के बराबर है। तो 0 के बराबर भी अगर है तो ये जो मेरे एक्स एक्सिस पर 2 पॉइंट मुझे मिल रहे हैं 2 और 1 को, इसे मुझे किसमें रखना है, इसे मुझे क्लोज इंटरवल में रखना है, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन मेरा डिफाइंड है, ये मेरा क्लोज इंटरवल में जाएगा। ठीक, उसके बाद मुझे पॉजिटिव ही लेना है, तो पॉजिटिव मेरा कहाँ कहाँ पे फंक्शन है, 2 के इधर मेरा पॉजिटिव है और यहाँ पे मेरा फंक्शन पॉजिटिव है। ठीक, तो मैं इतनी ही वैल्यू को कंसीडर कर सकता हूँ, बाकी निगेटिव वाले को मुझे निगलेक्ट करना होगा। तो इस फंक्शन का डोमेन मेरा क्या आएगा, x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, -1 से 1 तक, जिसमें -1 को मुझे इंक्लूड नहीं करना, -1 से 1 तक, 1 को इंक्लूड कर सकते हैं, यूनियन कहां से कहां तक, 2 से लेकर के इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो ये बात आपको अब समझ में आई होगी, पहला मैंने एग्जांपल जो लिया उससे, कि किस तरीके से हम लोग को डोमेन को निकालना है। चलिए हम लोग आगे इस वाले क्वेश्चन पे बात करते हैं। इसमें मैं यही काम करने वाला हूँ कि सबसे पहला मैं क्या करूँगा, एक नंबर लाइन को प्लॉट करूंगा। ठीक है, एक नंबर लाइन प्लॉट करते हैं। नंबर लाइन प्लॉट करने के बाद हमारा अगला स्टेप होगा कि मैं सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को निकालूंगा। तो मुझे इस वाले ब्रैकेट से मिलेगा 1, इस वाले ब्रैकेट से मिलेगा, इस वाले ब्रैकेट से मिलेगा 2, और एक और ब्रैकेट इससे मुझे मिलेगा 3। ठीक, ये 3 पॉइंट्स मुझे मिल गए। फिर मुझे क्या करना था कि अब मुझे क्या करना था कि यहाँ मुझे 1 2 3 मैंने प्लॉट कर लिया। उसके बाद मुझे देखना है कि फंक्शन ऐसा तो नहीं है डिनोमिनेटर में जाकर के ये देखेंगे, सबसे पहले कहाँ जाएंगे, डिनोमिनेटर में, और ये देखेंगे फंक्शन मेरा किस वैल्यू के लिए नॉट डिफाइंड है। तो फंक्शन मेरा 1 के लिए नॉट डिफाइंड, अगर मैं 1 ले लूंगा तो फंक्शन मेरा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस 1 को ओपन इंटरवल में रख लेंगे। ठीक, इस 1 को ओपन इंटरवल में रख लेंगे। फिर मैं देखूंगा अगला मेरा स्टेप क्या होगा कि सबसे राइट मोस्ट साइड में मुझे पॉजिटिव साइन पुट करना है। उसके बाद की वैल्यू मैं देखूंगा 3 है, 3 मुझे किस ब्रैकेट से मिली, इस ब्रैकेट से मिली है, और उसकी पावर कितनी है, 1 है। 1 जो है एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर के लिए साइन क्या करना है, चेंज करना है अगले इंटरवल के लिए। तो अगले इंटरवल के लिए मेरा साइन चेंज होगा। ठीक, चेंज कर दिया मैंने। फिर मैं देखूंगा अगली वैल्यू मुझे 2 मिली है, 2 मुझे इस ब्रैकेट से मिली है, और इस बार पावर मैंने जानबूझ के इवन रखी है, और इवन में पावर कैसी होती है, नो चेंज होती है। तो यहाँ पे अब इससे इस इंटरवल में हम लोग आएंगे तो यहाँ पे माइनस था और माइनस ही रखेंगे, साइन को चेंज नहीं करेंगे। अगली वैल्यू मुझे 1 मिली, वो जिस ब्रैकेट से मिली वो ऑड है, तो ऑड के लिए साइन मुझे चेंज करनी है। ठीक, मैंने साइन चेंज कर दी। अब क्या करना है, अब मैं यहां देखूंगा कि लेस देन इक्वल टू का सिंबल है, तो लेस देन मतलब फंक्शन मेरा निगेटिव है, तो हम निगेटिव पार्ट को ही इंक्लूड करेंगे, और इक्वल टू भी लेना है। तो इक्वल टू मुझे जितने सारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जो मैंने पहले से नॉट डिफाइन कर दिए उसके अलावा, उन सबको क्लोज इंटरवल में ले लूंगा मैं। ठीक, और अब लेंगे किस वैल्यू को, निगेटिव वैल्यूज को। तो निगेटिव वैल्यू मेरी कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक है और यहां से यहां तक है, बाकी सारी पॉजिटिव है तो इसे कंसीडर नहीं करना। तो यहां से मेरा क्या होगा, x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, ये 1 से लेकर के 2 तक, 2 को क्लोज इंटरवल में, 1 को ओपन इंटरवल में, और यूनियन 2 से 3 तक, या डायरेक्टली आप लिख सकते थे 1 से लेकर के 3 तक, क्योंकि बीच में तो कोई इंटरवल ब्रेक हो नहीं रहा है। तो मैं सीधे क्या कर रहा हूं, इसको 1 से लेकर के 3 तक लिख दे रहा हूं। ठीक है, यहां से 1 से लेकर के 3 तक, जिसमें मेरा 3 भी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये मेरे डोमेन को निकालने का तरीका हो गया। मैं एक एग्जांपल आपको और शो करना चाहूंगा ताकि थोड़ी सी आपकी फ्लुएंसी और बन जाए। तो एक एग्जांपल मैं और लेता हूं, एग्जांपल
मैं रख रहा हूं x माइनस 5, x प्लस 5, x प्लस 6 स्क्वायर अपॉन x माइनस 2 स्क्वायर, और इस बार ग्रेटर देन 0। मैं इक्वल टू का सिंबल नहीं यूज कर रहा हूं ताकि आपको एक एग्जांपल ये भी मिल जाए। यहाँ पे क्या था 5, ठीक। इसके लिए भी सेम प्रोसेस, हम लोग काम वही करेंगे कि हमें वेवी कर्व यूज करना है और उसके लिए क्या करना है कि एक नंबर लाइन प्लॉट करनी है, ठीक। नंबर लाइन प्लॉट करने के बाद हमें क्या करना है, सारे क्रिटिकल वैल्यूज निकालने हैं। सारे ब्रैकेट को 0 के इक्वल करो, तो आपको पहले ब्रैकेट से मिलेगा 5, दूसरे से मिलेगा 2, यहां से मिलेगा -6। तो जिस ऑर्डर में नंबर आएंगे सबसे पहले -6 आएगा, -6 को लिया, फिर मेरे पास 2 आएगा और फिर मेरे पास 5 आएगा। मैंने ये काम कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद हम जाएंगे कहाँ पे, डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में ये देखेंगे क्या कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं जिसके लिए फंक्शन नॉट डिफाइन हो रहा है। तो मुझे मिल रहा है 2 मिल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस 2 को ओपन इंटरवल में कर देंगे। इस 2 को मैंने ओपन इंटरवल में कर दिया, क्लियर है। अब हम जाएंगे सबसे राइट मोस्ट साइड पे पॉजिटिव साइन पुट करेंगे। उसके बाद की वैल्यू मुझे 5 दिख रही है, 5 मुझे इस ब्रैकेट से मिली है जिसकी पावर है 1, और 1 एक ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर के लिए मैं अगले इंटरवल में क्या होगा, साइन को चेंज करूंगा, माइनस कर दूंगा, ठीक। फिर मुझे दिखा 2 मुझे इस ब्रैकेट से मिल रहा है जिसकी पावर है इवन, और इवन के लिए मुझे साइन चेंज नहीं करना है, तो माइनस से माइनस, ठीक है। ये हो गया। अब हमें क्या करना है कि अगले ब्रैकेट में जाना है, ठीक है, अगले ब्रैकेट में जाना है, सॉरी अगले इंटरवल में जाना है, और वो मुझे दिख रहा है -6 के बाद है। तो -6 मुझे किससे मिला, इस ब्रैकेट से मिला, इसकी पावर है इवन, और इवन के लिए मुझे साइन चेंज नहीं करना है, तो साइन चेंज नहीं करना है तो माइनस। अब मुझे लेना है पॉजिटिव साइन, यहाँ पे ग्रेटर दिया है, और क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं लगा है तो इसमें सारे मेरे ओपन इंटरवल में ही जाने वाले हैं, सारे ओपन इंटरवल में ही जाने वाले हैं। और लेना है मुझे पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइन के लिए मुझे सिर्फ यही एक चीज दिख रही है यहाँ पे, है ना। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू कहाँ से, 5 को रखना होगा ओपन इंटरवल में, और 5 टू इनफाइनाइट, 5 से लेकर के कोई भी नंबर मेरा बड़ा मिलेगा इस फंक्शन में। तो एक तो बेबी कर्व हो गया जिससे आपको मैंने बता दिया कैसे निकालते हैं। दूसरा आप ये कर सकते थे, क्रिटिकल पॉइंट्स की वैल्यूज प्लॉट करने के बाद आप 5 से बड़ी कोई वैल्यू सपोज 6 लेकर के देख लेते हैं, 2 से 5 के बीच में एक वैल्यू मैं 3 ले लेता, उसको रख के देख लेता, -6 से 2 के बीच में कोई एक वैल्यू 1 सपोज आप कोई भी ले सकते थे वो, और एक -7। ये सारी वैल्यूज रख करके आप फंक्शन इसी फंक्शन में चेक करते हैं, और जहां जहां पर मुझे फंक्शन पॉजिटिव दिखता है, क्योंकि फंक्शन को पॉजिटिव लेना है, वो एरिया में जहां जहां वैल्यू प्लस में आती मुझे वो पार्ट वो इंटरवल को मैं इंक्लूड कर लेता अपने डोमेन में। तो ये डोमेन निकालने का तरीका हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि रेंज कैसे निकालते हैं, और रेंज निकालने के साथ साथ कुछ और भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे डोमेन के, और डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस कौन कौन से हैं उन पे भी चर्चा करूंगा मैं नेक्स्ट वीडियोज में। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।